आज हम प्राचीन भारत के एक महत्वपूर्ण विषय को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, जिस पर प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार प्रश्न बनते रहते हैं। क्या है ये विषय? चलो इस पे बात करते हैं। ये टॉपिक है प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण, फॉरेन इन्वेजन इन एंशिएंट इंडिया। फॉरेन इन्वेजन इन एंशिएंट इंडिया। जिस समय भारत के महाजनपद मगध साम्राज्य के अंतर्गत आपस में मिलकर के मर्ज होकर के एक विशाल साम्राज्य का रूप ले रहे थे, उसी समय उत्तर पश्चिम के दो महाजनपद गांधार और काम्बोज ईरानी और यूनानी आक्रमण का शिकार हो रहे थे। जी हां, तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं कि प्राचीन भारत में महाजनपद काल में सबसे पहले ईरानी आक्रमण हुआ और उसके बाद यूनानी आक्रमण हुआ। ईरानी आक्रमण को पर्शियन इन्वेजन या इरानियन इन्वेजन भी कहा जाता है और ग्रीक यानी यूनानी आक्रमण को ग्रीक इन्वेजन या फिर मैसिडोनियन इन्वेजन भी कहा जाता है। ईरान में एकामेनिड एम्पायर, जिसको हिंदी में अकामनी वंश कहते हैं, उसकी स्थापना हुई और इसका संस्थापक साइरस सेकंड को माना जाता है। साइरस सेकंड, ठीक है, साइरस द्वितीय। और साइरस द्वितीय पहला ऐसा विदेशी राजा था जिसने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन वो भारतीय भूभाग को जीतने में सफल नहीं रहा। उसके पश्चात कुछ समय बाद उसके एक उत्तराधिकारी, जिसका नाम था डेरियस, जिसे भारतीय इतिहास में दारा भी कहते हैं। डेरियस ने 516 बीसी में 516 बीसी में भारत पर सफलतापूर्वक अटैक किया। He annexed some portion of northwest India into his empire in 1516 BC। तो इस तरह से भारत पर पहला आक्रमण ईरानियों का हुआ। पहला आक्रमणकारी साइरस द्वितीय था, साइरस सेकंड था। पहला सफल आक्रमण डेरियस ने किया 516 बीसी में। फिर इनका एक उत्तराधिकारी हुआ, ठीक है, जिसका नाम था डेरियस थर्ड। डेरियस थर्ड रूल्ड बिटवीन 360 बीसी टू 331 बीसी, अराउंड दिस पीरियड। जिस समय ईरान में डेरियस थर्ड शासन कर रहा था, ठीक उसी समय यूनान यानी ग्रीस में एलेक्जेंडर शासन कर रहा था। ठीक है, एलेक्जेंडर शासन कर रहा था और एलेक्जेंडर ने सबसे पहले ईरान पर अटैक किया।
और ईरान पर अटैक करके उसने इरानियन एम्पायर को ग्रीक एम्पायर में मिला दिया। और इस प्रकार अलेक्जेंडर, जिसे भारतीय इतिहास में सिकंदर कहा जाता है, वो ग्रीक एम्पायर और इरानियन एम्पायर का राजा बन गया। तो दरअसल हुआ क्या कि इरानियन इन्वेजन के बाद भारत में दूसरा जो इन्वेजन हुआ वो ग्रीक इन्वेजन था, यानी यूनानी आक्रमण था। और दिस इन्वेजन वाज लेड बाय अलेक्जेंडर, जिसे हम सिकंदर कहते हैं। ठीक है, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, सिकंदर। सिकंदर जो था वो आज के मैसिडोनिया यानी ग्रीस के नॉर्थ में मैसिडोनिया नाम का एक राज्य था, जिसका राजा फिलिप सेकंड था। ठीक है, फिलिप सेकंड सिकंदर के पिताजी का नाम था। और फिलिप सेकंड ने सबसे पहले ग्रीक एम्पायर के कुछ राज्यों को जीत लिया और आगे उसका 20 वर्षीय बेटा अलेक्जेंडर गद्दी पर बैठा। ठीक है, अलेक्जेंडर के गुरु का नाम एरिस्टोटल था, जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर था। ये अलेक्जेंडर का पॉलिटिकल टीचर था। अलेक्जेंडर का एक स्पिरिचुअल टीचर भी था, स्पिरिचुअल गुरु भी था, जिसका नाम था डायोनिसिस। अलेक्जेंडर के पिता का स्वप्न था कि वो विश्व विजय करे, और सिकंदर ने इस सपने को साकार करने का निर्णय लिया। तो उसने अपना विजय अभियान जब यूरोप से शुरू किया तो वो अफ्रीका होता हुआ ईरान पहुंचा। ठीक है, ईरान में उसने सबसे पहले डेरियस थर्ड को, ठीक है, डेरियस थर्ड को 331 बीसी में अरबेला, जिसे गौगा मेला भी कहते हैं, हिंदी में भी लिख रहा हूं मैं, अरबेला, ठीक है, जिसे गौगा मेला भी कहते हैं। इस युद्ध में डेरियस थर्ड को डिफीट किया। ठीक है, तो गौगा मेला और अरबेला का जो बैटल है, बैटल ऑफ गौगा मेला और अरबेला, फॉट बिटवीन एलेक्जेंडर एंड डेरियस, द लास्ट रूलर ऑफ Iranian Empire. Darius was defeated in this battle. Alexander annexed whole Iranian Empire into Greek Empire and became the ruler of this integrated empire. ठीक है, तो इस तरह से सिकंदर ने ईरानी साम्राज्य का सफलतापूर्वक सफाया किया और अपने साम्राज्य में उसको मिला दिया। कब? 331 में। ठीक है, और भारत का वो पोर्शन जो इरानियन लोगों ने जीता था, डेरियस ने नॉर्थ वेस्ट के जिस पोर्शन को जीता था, वो पोर्शन ऑटोमेटिकली अलेक्जेंडर के पास आ गया। यानी सिंधु नदी के पश्चिम का कुछ क्षेत्र
इंडस रिवर के वेस्ट का कुछ क्षेत्र जो कि इरानियन एम्पायर का हिस्सा था, जैसे कि फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस लिखता है कि भारत डेरियस के एम्पायर का 20th प्रोविंस था। ठीक है, कुल उसके पास 27 प्रोविंस थे, जिसमें से 20th प्रोविंस इंडिया का नॉर्थ वेस्ट का कुछ पोर्शन था। तो ये सिकंदर के पास इरानियन साम्राज्य के एनेक्सेशन से चला गया। अब सिकंदर ने भारत में और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। ठीक है, तो जब वो आगे बढ़ रहा था तो उस तक्षशिला में उस समय आम्भी नाम का एक राजा हुआ करता था, और आम्भी ने सिकंदर के सामने सरेंडर कर दिया। ठीक है, आम्भी द रूलर ऑफ तक्षशिला सबमिटेड बिफोर द अलेक्जेंडर, न सिर्फ सरेंडर किया बल्कि उसके आगे बढ़ने में उसकी मदद भी की। ये जो तक्षशिला है ये आज के पाकिस्तान में है, जो कि इंडस और झेलम नदी के बीच था। ठीक है, इसको हम एक फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये है इंडस रिवर। ठीक है, ऐसे करके बनाते हैं इसको, इधर की तरफ बनाते हैं। ठीक है, ये है इंडस रिवर, इंडस, और इस इंडस में भारत की 5 नदियों का पानी जा रहा है। ठीक है, झेलम, चेनाब, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, और ये सारा पानी फिर इंडस में चला जाता है। इसी को हम पंजाब कहते हैं। ठीक है, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ठीक है, ब्यास और सतलज। तो जो तक्षशिला था वो इंडस और झेलम के बीच था यहां पे। ठीक है, ये झेलम है, झेलम। ठीक है, ये है चेनाब, ये है रावी, ये है ब्यास। झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास, रावी, ब्यास नदी और सतलज नदी। ठीक है, सतलज रिवर, ये इंडस रिवर है। और इन 5 नदियों के बीच के क्षेत्र को पंजाब कहा जाता है। ठीक है, तो अलेक्जेंडर इधर से आ रहा था। ठीक है, ये वाला पोर्शन पहले ही इरानियन एम्पायर ने एनेक्ट कर लिया था। इरानियन एम्पायर ने इसे पहले ही एनेक्ट कर लिया था। तो अब सिकंदर यहां से आगे बढ़ा और तक्षशिला पहुंचा। तक्षशिला के राजा आम्भी ने समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया सिकंदर के सामने, और न सिर्फ सरेंडर किया बल्कि उससे आगे के लिए मदद भी की। ठीक है, फिर सिकंदर ने जब वो आगे बढ़ा तो यहां झेलम और चेनाब नदियों के बीच, ठीक है, पुरु स्टेट था, पौरस का राज्य। यहां का राजा पौरस था, लेकिन पौरस प्रोवाइडेड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू द अलेक्जेंडर, और झेलम के किनारे पौरस ने अलेक्जेंडर की सेना को रोक दिया।
तो अ बैटल फॉट बिटवीन पोरस एंड अलेक्जेंडर इन 326 BC, which is popularly known as Battle of Jhelum in Indian history. ठीक है, तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, बैटल ऑफ झेलम। ठीक है, झेलम नदी का युद्ध, बैटल ऑफ झेलम, ऑल्सो नोन एज बैटल ऑफ वितस्ता। वितस्ता इज संस्कृत नेम ऑफ झेलम एंड ऑल्सो नोन एज बैटल ऑफ हाइडे स्पीस। ठीक है, बैटल ऑफ हाइडे स्पीस। हाइडे स्पीस इज ग्रीक नेम ऑफ झेलम। ठीक है, तो झेलम नदी के किनारे पोरस और अलेक्जेंडर के बीच एक युद्ध होता है 326 BC में, जिसको भारतीय इतिहास में झेलम नदी का युद्ध, वितस्ता का युद्ध, क्योंकि झेलम का संस्कृत नाम वितस्ता था, और हाइडे स्पीच का युद्ध कहते हैं। ठीक है, हाइडे स्पीच का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में सिकंदर जीत गया और पोरस हार गया, लेकिन पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर के क्या हुआ, अलेक्जेंडर ने उसका राज्य वापस कर दिया। ठीक है, किसका राज्य, किसका राज्य वापस कर दिया, पोरस का राज्य वापस कर दिया। ठीक हो गया, और पोरस को अपना मित्र बना लिया सिकंदर ने। फिर क्या होता है, फिर पोरस की मदद से सिकंदर और आगे बढ़ता है। कहां बढ़ता है, चेनाब और रावी नदी के बीच के जनजातीय क्षेत्रों को जीतता है। फिर और आगे बढ़ता है, रावी और ब्यास नदी के बीच के ट्राइबल एरियाज को जीतता है। लेकिन ब्यास नदी से आगे बढ़ने से उसकी सेना ने इनकार कर दिया। वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी, वो लगभग 2 वर्ष तक से भी ज्यादा समय घर से बाहर थी। उसे अपनी घर की याद सता रही थी सैनिकों को, और उन्होंने रिवोल्ट कर दिया अलेक्जेंडर के खिलाफ। सिकंदर ने उन्हें मोटिवेट करने का प्रयास किया, पर वो नहीं माने, तो सिकंदर मजबूर हुआ ब्यास नदी से वापस जाने के लिए। तो सिकंदर ब्यास नदी से आगे नहीं बढ़ा, इसका कारण था कि उसकी सेना बहुत थक चुकी थी। दे वर वेरी टायर्ड एंड रिवोल्टेड। ठीक है, और सिकंदर ने बैक जाने के आदेश दिए, और जब सिकंदर वापस आ रहा था अपने देश ग्रीस लौट रहा था, तो जब वो ईरान के बगदाद या बेबीलोन पहुंचा, बेबीलोन में, ठीक है, जिसको बगदाद या सूसा भी कहते हैं, बेबीलोन, यहां पर 323 BC में ही वॉज डाइड, उसकी मृत्यु हो गई।
ठीक है। और उसकी मृत्यु के बाद उसके जो कमांडर थे, जो आर्मी के ऑफिसर थे, उन्होंने उसके साम्राज्य को डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्रों में सिकंदर का साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, क्योंकि सिकंदर की कोई संतान नहीं थी और इसलिए उसका साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। आगे हम देखते हैं कि ये दोनों आक्रमण का भारत पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ा। यद्यपि कई प्रभाव पड़े, लेकिन मेजर इंपैक्ट ऑफ इरानियन इन्वेजन वॉज इरानियन इन्वेजन से एक नई स्क्रिप्ट भारत आई, जिसको हम खरोष्ठी या आरमाइक कहते हैं। तो ग्रीक भारत में खरोष्ठी या आरमाइक एक नई स्क्रिप्ट को लेकर के आए, और यूनानी आक्रमण यानी ग्रीक इन्वेजन का सबसे महत्वपूर्ण इंपैक्ट यह पड़ा कि ग्रीक आर्ट और इंडियन आर्ट के कॉम्बिनेशन से एक नया स्कूल डेवलप हुआ, जिसको हम गांधार स्कूल ऑफ आर्ट कहते हैं, जो एक कॉम्बिनेशन है ग्रीक आर्ट और इंडियन आर्ट का। और यहां पर फिर आगे बुद्ध की मूर्तियां बनी, जिसको हम भारतीय कला की गांधार शैली कहते हैं, विशेष करके मूर्तिकला की गांधार शैली। तो मूर्तिकला की गांधार शैली यूनानी और भारतीय शैली का मिश्रण है। यह यूनानी आक्रमण का प्रभाव पड़ा। आगे हम इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे प्लीज सब्सक्राइब करिए। ठीक है। आप इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। ठीक है। उन्हें भी इसका लाभ मिले, आप भी लाभ लें, और इसको लाइक करके मुझे भी मोटिवेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।